दोस्तों, रशिया के ऑयल ने 2024 में सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट को ओवरफ्लो कर दिया था। वही कंपनीज जिनकी प्रॉफिट 2023 में बिल्कुल सूखी पड़ी थी, 2024 में एकदम बाढ़ आ गया था। इन ओएमसीज को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसके बाद ही ये प्रॉफिट बना पाते हैं। आज के वीडियो में हम इंडिया के 3 मेजर ओएमसीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। जानेंगे इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और इनके प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। हिस्ट्री, कैपेसिटी, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, फाइनेंसेस, क्लीन एनर्जी स्ट्राइड्स, चैलेंजेस और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के फ्रेश अपडेट्स जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ईवी चार्जिंग, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और नई रिफाइनरीज के स्टेटस जानेंगे। ये वीडियो एक इन डेप्थ एनालिसिस होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल मिलकर 70% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स ऑपरेट करते हैं, जो रूरल एरियाज में भी फ्यूल सप्लाई इंश्योर करता है। आज के वक्त में भी रूरल एरियाज में डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स जैसे केरोसिन दिख जाएंगे, जिनका यूज खाना बनाने और लाइटनिंग के लिए होता है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ऑयल एंड गैस को 3 बड़े बकेट्स में समझा जा सकता है। पहला है अपस्ट्रीम, मतलब जहां एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन की बात हो, वो हो गई अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। दूसरा है मिड स्ट्रीम, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन तो हो गई, पर अब इसको अलग अलग जगह भेजे कैसे? तब आती है हमारी मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसे टैंकर्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। तीसरा है डाउनस्ट्रीम, मतलब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग और उसके फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाना जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल एक्सेट्रा। और इसके बाद इन फाइनल प्रोडक्ट्स को रिटेल और बी2बी मार्केट तक पहुंचाने वाली इंडस्ट्रीज को डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज कहते हैं। अगर सिंपल तरीके से बोलूं तो अपस्ट्रीम खेत से अनाज लाता है, मिडस्ट्रीम ट्रक रेल से अनाज गोदाम तक पहुंचाता है और डाउनस्ट्रीम उस अनाज को आटा, रोटी, बिस्किट बना के घर तक दे देता है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां हम क्रूड का मेजॉरिटी इंपोर्ट करते हैं, डाउनस्ट्रीम का रोल और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यही सेगमेंट इंपोर्टेड क्रूड को रिफाइंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है और हमारी इकोनॉमी को चलाती है। इंडिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी ग्लोबल टॉप क्लब में आती है और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों के पास रिफाइनरीज प्लस नेशन वाइड रिटेल नेटवर्क्स है। यही रीजन है कि आपको पेट्रोल पंप्स, फंक्शनल, एलपीजी डोर स्टेप और एटीएफ एयरपोर्ट्स पर कंसिस्टेंटली अवेलेबल मिलता है। चलिए अब हम इंडिया के लीडिंग डाउनस्ट्रीम कंपनीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। आईओसीएल 2018 में इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बनी थी लगातार दूसरे साल, और इसकी प्रॉफिट 21,346 करोड़ रुपए थी। इसके पास 33,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, जो इसको इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी बनाती है, और ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 127th रैंक पर है। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल क्या है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ कंपनीज नहीं, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनको हटा दो तो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएंगे, एलपीजी बुकिंग स्टक हो जाएगी, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाएंगे और लॉजिस्टिक्स जम जाएगी। मतलब इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह से रुक जाएगी। चलिए एक एक करके इन कंपनीज को डेप्थ में जानते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल को 1959 में दिल्ली में बनाया गया था। इस कंपनी की रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया में सबसे बड़ी है, जो कि 70 to 80 MMT पर एनम है, और इंडिया के 23 रिफाइनरीज में से 11 को आईओसीएल ही ओन करता है। इसकी पाइपलाइन नेटवर्क्स 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसमें क्रूड ऑयल और फाइनल प्रोडक्ट्स दोनों सप्लाई होते हैं। इसकी रिटेल नेटवर्किंग भी सबसे बड़ी है, जिसमें 36,000 फ्यूल स्टेशन और 12,900 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल है। इंडेन का गैस सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, ये आईओसीएल का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा सीएनजी और एविएशन फ्यूल में भी इसकी पकड़ काफी स्ट्रांग है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। पानीपत रिफाइनरी में यूज्ड कुक ऑयल से एसएएफ बनाने के लिए इसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिला है, और मीडिया में तो इसको समोसा ऑयल टू जेट फ्यूल कहा जा रहा है। इस फ्यूल को आईएससीसी कॉर्सिया सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होने पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को मिलता है। इसके साथ ही एयर इंडिया के साथ एमओयू साइन कर लिया गया है, जिससे ये एसएएफ जल्दी कमर्शियली यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और 2025 में एस्टिमेटेड 35,000 टन्स एसएएफ बनाने की प्लानिंग है, जिसमें एविएशन डिकार्बनाइजेशन में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अपने दूसरे कंपनी पर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, जिसको मुंबई में 1952 में बनाया गया था, और इसके 3 रिफाइनरीज हैं, कोची, मुंबई और बीना में।
सबसे बड़ा कोची में है जो करीब 15.5 MMT पर एनएम की कैपेसिटी पर रन करता है। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन और एथिलीन क्रैकर प्लांट्स डेवलप किए गए हैं। बीपीसीएल के करीब 21,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है। इसके अलावा भारत गैस, एलपीजी और एविएशन फ्यूल में भी स्ट्रांग होल्ड है। रिसेंटली बीपीसीएल ने 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से आंध्र प्रदेश के रामायापट्टनम पोर्ट के पास एक नया ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लान अनाउंस किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री दोनों में इजाफा होगा। पैरेलली बीपीसीएल 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है एसएएफ और एविएशन फ्यूल में। ग्रीन इनिशिएटिव्स को 2027 तक कमीशन होने की प्लानिंग भी चल रही है। बीपीसीएल की शुरुआत 1928 में बर्मा शेल के रूप में हुई थी और मुंबई के लैमिंगटन रोड पर इंडिया का पहला ड्राइव इन फ्यूल स्टेशन खोला गया था, जहां ऑयल टिन्स में इंपोर्ट किया जाता था। एक बार क्राइसिस के दौरान बीपीसीएल को अपने ऑपरेशंस को ड्रास्टिकली कम करना पड़ गया था, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेशंस और एलएनजी स्टेशन को ड्रास्टिकली कम कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की तरफ। यह 1974 में मुंबई में स्टार्ट किया गया था और करंटली इसके 2 रिफाइनरीज हैं, एक वाइजैग में और दूसरा मुंबई में। एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर के थ्रू राजस्थान के बाड़मेर में एक रिफाइनरी बनाया है जो पेट्रोकेमिकल्स में डील करती है और एचपीसीएल ल्यूब्रिकेंट्स में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। विथ इट्स ब्रांड एचपी ल्यूब्रिकेंट्स ये अपने आप को इंडिया की लार्जेस्ट ल्यूब्रिकेंट मार्केटर के रूप में प्रोजेक्ट करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, आखिर इन कंपनीज के ओनर कौन है? ये तीनों कंपनीज ही पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ओन करती है। आईओसीएल एक वाइडली हेल्ड कंपनी है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्टेक होल्ड करती है, पर मेजोरिटी यानी 51% और अबव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इसलिए सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन और प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बीपीसीएल में मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, पर 2019 में गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में डाला था, मतलब प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में। 2020 के आसपास वेदांता ग्रुप ने इसको खरीदने के प्लान्स भी बनाए थे, पर कोविड ब्रेकआउट और मार्केट इंस्टेबिलिटी की वजह से यह डील हो नहीं पाई और आज तक बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के किस्से पब्लिकली फैलते रहते हैं, पर अभी तक ये गवर्नमेंट के पास ही है। एचपीसीएल ओएनजीसी का एक सब्सिडरी है, जिसकी वजह से इसको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकिंग मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है, ओएनजीसी इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल अपस्ट्रीम कंपनी है और इसके बारे में तो हमने बहुत बार बात की है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। इन कंपनीज की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है और किसके पास कितना एज है? आईओसीएल का वाइडेस्ट पोर्टफोलियो पेट्रोल, डीजल, इंडेन एलपीजी, बाइट्यूमेन, ल्यूब्रिकेंट्स, पॉलीमर्स में है और एक मजबूत पाइपलाइन लॉजिस्टिक की वजह से कस्टमर को रिलायबल और एफिशिएंट सप्लाई मिलता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया। बीपीसीएल भारत गैस, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के साथ पेट्रोकेमिकल्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। साथ में आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट की वजह से इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होने वाली है। एचपीसीएल ल्यूब्रिकेंट्स, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और बाई प्रोडक्ट्स में लीड करता है। इन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओएमसीज का कंबाइंड प्रॉफिट 86,000 करोड़ तक था, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 25x का जंप था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्रूड डिस्काउंट था जो रशिया से मिल रहे ऑयल पर लग रहा था। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मार्जिन्स और स्टेडी डोमेस्टिक फ्यूल डिमांड भी रीजन थे। एचपीसीएल ने 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रॉफिट कमाया, पर 2025 आते आते वोलेटिलिटी बढ़ने लगी। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स गिरते बढ़ते रहे, इन्वेंट्री गेन्स, लॉसेज ने क्वार्टरली रिजल्ट्स हिलाया और फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी पर प्रेशर भी वापस दिखने लगा। अप्रैल से जून 2025 में बीपीसीएल ने अच्छा प्रॉफिट शो किया क्योंकि डिमांड और कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था। वहीं पर आईओसीएल को इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से प्रॉफिट मिस करना पड़ गया, पर यह सब बिल्कुल नॉर्मल है। इससे हमें यही पता लगता है कि ओएमसी की कमाई साइक्लिकल होती है। क्रूड प्राइस, जीआरएम, फॉरेक्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और गवर्नमेंट प्राइसिंग स्टैंड्स के हिसाब से हर क्वार्टर के नंबर्स स्विंग करते रहते हैं। एचपीसीएल लुब्रिकेंट्स में टॉप प्लेयर है, पर इसके अलावा इंडियन ऑयल का सर्वो भी काफी फेमस ब्रांड है। साथ में प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल, शेल एक्सेट्रा भी इस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखे हुए हैं। इन कंपनीज में मार्केट शेयर में सबसे बड़ा कौन है? आईओसीएल इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, 40% प्लस शेयर, पैन इंडिया पाइपलाइन और डिपो नेटवर्क।
रूरल एरियाज तक रीच इसको बाकियों से आगे रखता है। बीपीसीएल अर्बन एरियाज और एविएशन फ्यूल सेगमेंट में स्ट्रांग है और डिजिटल इनोवेशन में भी अहेड है। उसके बाद एचपीसीएल है जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में स्टिकी मार्केट शेयर प्लस लुब्रिकेंट्स के पावरफुल बिजनेस में स्ट्रांग है। एग्जैक्ट मार्केट शेयर परसेंटेज टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है और इनका एग्जैक्ट फिगर्स ओएमसीज के एनुअल रिपोर्ट्स में ही मिल सकती है। क्लीन एनर्जी और इनोवेशन में ये ओएमसीज का क्या योगदान है? सबसे पहले बात करते हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रा की, जो जुलाई 2025 में गवर्नमेंट ने 873 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें 8,932 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को इन ओएमसीज आउटलेट्स पर बनाने की प्लानिंग है। इन चार्जर्स को 2026 तक 20,000 से ज्यादा करने की प्लानिंग है। यह सब इसलिए क्योंकि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ईवी अडॉप्शन तेज हो रहा है और ओएमसी आउटलेट्स एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर ईवी चार्जिंग। साथ में यहाँ ट्रेंड स्टॉप्स भी है। ग्रीन हाइड्रोजन अडॉप्शन और इंफ्रा में भी ओएमसीज का बड़ा योगदान है। बीपीसीएल ने सेम्बीकॉर्प ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू रिन्यूएबल और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है। बीपीसीएल का पायलट और आईओसीएल के हाइड्रोजन इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स मिलकर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को लो कार्बन बनाने में हेल्प करेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में तो पहले भी बताया कि कैसे ये सब एविएशन को एमिशन फ्री बनाने वाले हैं। नेचुरल गैस एंड एलएनजी में एचपीसीएल का छारा एलएनजी टर्मिनल फरवरी 2025 से ऑपरेशनल है, जिसकी वजह से सिटी गैस, इंडस्ट्रियल यूजर्स, पावर स्टेशन सबकी गैस सप्लाई बेटर होगी। आईओसीएल की पाइपलाइन नेटवर्क इतनी बड़ी है कि अगर इसको स्ट्रेट किया जाए तो ये दिल्ली से दुबई तक कई बार जा सकती है। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स है, जबकि दिल्ली टू दुबई बाई फ्लाइट 2200 किलोमीटर्स की दूरी है। अब इन ओएमसीज के सामने की चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है क्रूड प्राइस वोलाटिलिटी, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड करता है। इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल रेट में उतार चढ़ाव के कारण ओएमसीज को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। रशिया के सस्ते ऑयल की वजह से सब ओएमसीज प्रॉफिट में थी, पर रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद ओएमसीज की प्रॉफिट कम होने लगी। इन सब के वजह से क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस और गेन काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा डोमेस्टिक प्राइस फ्लक्चुएशन एक मेजर इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन कम करने के हिसाब से फ्यूल प्राइसेस को घटा बढ़ा सकती है, जिसके वजह से इन ओएमसीज के फाइनेंशियल स्टेटस पर ऊपर नीचे हो सकती है। इन ओएमसीज को एक बड़ा चैलेंज एनर्जी ट्रांजिशन से भी है। ईवीज, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, बायोफ्यूल्स, एथेनॉल, एसएएफ मैंडेट्स एक्सेट्रा के वजह से प्रोडक्ट मिक्स में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसलिए अगर इन ओएमसीज को पैसे बनाने हैं तो इनको टाइम के साथ फास्ट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेशन के थ्रू वैल्यू कैप्चर करनी होगी। बीना एथिलीन क्रैकर, बाड़मेर पेट्रोकेमिकल, आंध्र प्रदेश ग्रीनफील्ड पेट्रोकेम जैसे प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्रूफिंग की कोशिश में है। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स में रिस्क और टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत कुछ स्टेक पर लगा होता है। यह तो खैर डाउनस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इंडस्ट्री की बड़ी चैलेंज है। अंडमान सी में एक वेल ड्रिल करने की कॉस्ट $100 मिलियन तक आती है और ऑयल मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसको ओएनजीसी कैसे टैकल करती है, इसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको आई बटन में मिलेगी, साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ग्लोबल ट्रेड फ्लोज और जियोपॉलिटिक्स भी एक बड़ा चैलेंज है। शिपिंग कॉस्ट, सैंक्शंस और क्रूड सप्लाई चेन्स रिफाइनिंग मार्जिन्स को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए ओएमसीज को क्रूड बास्केट डाइवर्सिफाई करके और हेजिंग के थ्रू रिस्क को मैनेज करना होता है। पर इन चैलेंजेस के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है, पर सही पॉलिसीज और टाइम के साथ चलते रहने वाले डिसीजंस ये ओएमसीज को प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकती है। अब देखते हैं इन 3 ओएमसीज में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। दोस्तों, ये सवाल का जवाब आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। तीनों ही कंपनीज काफी बड़ी है और सब में अलग अलग सुपर पावर्स है। अगर आपको स्केल, सप्लाई सिक्योरिटी, पाइपलाइन मसल और पैन इंडिया रिलायबिलिटी चाहिए तो आईओसीएल से बड़ा कोई नहीं है। एसएएफ के अर्ली विंस ने आईओसीएल को एविएशन डिकार्बनाइजेशन में लीड एडवांटेज दे दिया है। अगर आपको इनोवेशन प्लस पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेशन प्लस एविएशन फ्यूल्स का ब्लेंड चाहिए तो बीपीसीएल सबसे बड़ा प्लेयर है। बीना एथिलीन क्रैकर, कोची पिटकेम अपग्रेड्स और आंध्र ग्रीनफील्ड प्लान ये सब मिलकर बीपीसीएल को आगे रखते हैं। अगर आप ओएनजीसी बैक्ड स्टेबिलिटी, ल्यूब्रिकेंट्स लीडरशिप पोजीशनिंग और न्यू कैपेसिटी के साथ बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म प्ले देखते हैं तो एचपीसीएल सबसे बड़ा है।